हेलो बच्चों, तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम उत्तराखंड एलटी इंग्लिश का पार्ट 4 लेकर आए हैं, जिसमें हमने वही क्वेश्चन जो है कंपाइल करें, जो कि आज से 10 सालों से पूछे जा रहे हैं। तो 10 सालों का प्रैक्टिस सेट जो है वो सारे के सारे सॉल्व करवा रहे हैं, और क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर जो है वो भी पूरे के पूरे सॉल्व करवा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं। पूरी वीडियो को हमने दो भागों में बांटा है। पहला इसमें ग्रामर क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लिटरेचर करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो बोला चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम का मतलब होता है इसका विलोम शब्द आपको बताना है। क्या बताना है? विलोम यानी उल्टा बताना है। ठीक है। तो वर्ड है ब्रूटल। ब्रूटल बड़ा आसान सा वर्ड है। ब्रूटल का मतलब होता है कि जो बिल्कुल भी निर्दयी होता है उसको हम ब्रूटल कहते हैं। ठीक है। क्या होता है? निर्दयी, उसको ब्रूटल कहते हैं। तो इसका उल्टा क्या होगा? जेंटल, इनह्यूमन, क्रूअल या बार्बरस। इनह्यूमन का मतलब भी यही होता है जिसमें ह्यूमैनिटी जो है वो ना हो। क्रूअल का मतलब भी निर्दयी होता है। बार्बरस का भी मतलब निर्दयी होता है। तो बचा क्या? जेंटल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है चूज द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डिसेप्टिव। डिसेप्टिव का सिनोनिम क्या होगा? डिसेप्टिव होता क्या? सबसे पहले डिसेप्टिव का मतलब होता है धोखा देना। क्या होता है? धोखा देने वाला। ठीक है। ये चीज़ के लिए भी यूज़ होता है, इंसान के लिए भी यूज़ होता है। तो ओपैक, हॉनेस्ट, ट्रांसपेरेंट या मिसलीडिंग, इसमें से कौन सा इसका जो है सिनोनिम होगा? ऑनेस्ट तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑनेस्ट तो कभी भी धोखा नहीं दे सकता। ओपैक का मतलब होता है जिसके आर पार ना दिखे, तो ये भी नहीं होगा। ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार दिख जाए, ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या? मिसलीडिंग। मिसलीडिंग का मतलब भी होता है कि जो सीधा सीधा नहीं बताया या धोखा देने वाला ही इसका भी मीनिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। हाँ? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है वन हु राइट्स स्टोरीज एंड न्यूज़ फॉर न्यूज़पेपर, उसको क्या कहते हैं? ठीक है। डॉट्समैन कहते हैं, हर्बेलिस्ट कहते हैं, कॉपीराइटर कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट कहते हैं। तो उसको कॉरेस्पॉन्डेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। अ बर्ड ऑफ पैसेज, यानी आपको एक नीचे एक इडियम दे रखा है। इडियम का मतलब होता है एक मुहावरा दे रखा है। आपको ये बताना है कि इसका मीनिंग क्या होता है। अ बर्ड ऑफ पैसेज, चार ऑप्शन दे रखे हैं। अ पर्सन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, एन इविल पर्सन, ऑप्शन नंबर थर्ड है अ पर्सन हु ट्रेवल्स वाइडली, और चौथा दे रखा है कि अ वीक पर्सन। बर्ड ऑफ पैसेज का मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा घूमता है इंसान, उसको हम कहते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो उसका करेक्ट आंसर होगा, अ पर्सन हु ट्रेवल्स वाइडली। नेक्स्ट आ जाते हैं चूज द करेक्ट एडजेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग नाउन। एडवाइस, ये एडवाइस एक नाउन है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, एडवाइस और एडवाइस। ठीक है। एडवाइस, ये दोनों में फ़र्क होता है। ये होता है वर्ब, ये होता है नाउन। ठीक है। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका आपसे पूछा है कि एडवाइस का एडजेक्टिव क्या होगा। एडवाइजेबल, एडवाइज, एडवाइजेडली या एडवाइज़र। सबसे पहले तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 हम काट देते हैं। एडवाइज़र बिल्कुल नहीं होगा। अब बचा एडवाइस और एडवाइजेबल। एडवाइस मैंने आपको बताया क्या होती है, वर्ब होती है, लेकिन आपसे पूछा क्या एडजेक्टिव पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको कि विल यू, आपको कंप्लीट करना है। दो फिल इन द ब्लैंक है। क्वेश्चन बोला है विल यू बाय अ कार, विल यू डैश अ कार इफ़ यू डैश एनी मनी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, विल यू बाय अ कार इफ़ यू डोंट हैव एनी मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ड वर्ब। इफ द रिजल्ट ऑफ द एडमिशन टेस्ट डैश टुडे, शी डैश अ टेलीग्राम। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, विल बी अनाउंस्ड, विल सेंड, वाज अनाउंस्ड, वुड सेंड, इज अनाउंस्ड, विल सेंड या डिक्लेयर्ड, कुड सेंड। तो हम बना के देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो है टुडे की बात कर रहा है, यानी ये इंडेफिनिट फॉर्म है। ठीक है ना, प्रेजेंट फॉर्म है। तो हम देखते हैं इसमें यूज़ क्या हो सकता है। इफ़ द रिजल्ट ऑफ द एडमिशन, वाज तो बिल्कुल भी नहीं होगा, विल बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन तो हम कट कर देते हैं। इज़ अनाउंड, अनाउंस हो सकता है या डिक्लेयर्ड हो सकता है।
शी के बाद हम देखते हैं क्या यूज़ हो सकता है। शी कुड यूज़ नहीं हो सकता, शी कुड सेंड अ टेलीग्राम, शी विल सेंड अ टेलीग्राम होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इफ़ द रिजल्ट ऑफ द एडमिशन टेस्ट इज़ अनाउंस्ड, शी विल सेंड अ टेलीग्राम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं मिस्टर इंद्रजीत गुप्ता डैश दैट ही डैश ट्रुथ टू दोज पीपल। तो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, क्लेम्स स्पोक, क्लेम्ड स्पोक, हैड स्पोक, विल क्लेम या स्पीक। तो अगर हम इसकी बात करें, मिस्टर इंद्रजीत गुप्ता क्लेम्स दैट, क्लेम्स किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, दैट ही स्पोक ट्रुथ टू दोज पीपल। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, पॉइंट आउट द करेक्ट सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग। तो चार आपको सेंटेंस दे रखे हैं, बोला कि कौन सा वाला करेक्ट है। ही एंड आई वॉज वेरी गुड फ्रेंड्स वंस अपॉन अ टाइम। पहले तो यहाँ पे मिस्टेक है, फ्रेंड्स नहीं होगा, फ्रेंड होगा। ठीक है, दूसरा आ जाते हैं, दूसरा आपको दे रखा है कि द कमेटी वर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन, ये करेक्ट लग रहा है। ठीक है, तीसरा देखते हैं, एवरी स्टूडेंट शुड डू वंस ड्यूटी, शुड डू वंस नहीं होगा, तो ये गलत हो गया यहाँ पे। लास्ट वाले पे आ जाते हैं, ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैव डन देयर वर्क, हैव डन हिज वर्क होगा। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एक्साइल। एक्साइल का सिनोनिम क्या होता है? तो एग्जिट होता है, बेनिशमेंट होता है, कैंप होता है या पिकनिक होता है? तो एक्साइल एक्साइल का जो सिनोनिम होता है वो होता है बेनिशमेंट, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक का, वी हर्ड डैश ऑफ ट्रम्पेट्स, पील, पैल, फील या पैल। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। पील का मतलब होता है इसमें आवाज़, जो ढोल की आवाज़ होती है उसको कहते हैं। नेक्स्ट है, द क्वांटिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, इट ड्रॉपेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द अबव लाइन्स। आपको ये बताना है कि ऊपर वाली लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन या एपोस्ट्रॉफ। तो इसमें सिमिली यूज हुई है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला पार्ट है, ये दोबारा से, द ब्राइडल डैश ऑफ माई डॉटर विल बी डैश ऑन 10th दिसंबर। तो ब्राइडल के बाद क्या वर्ड यूज होता है, सेरेमनी होता है या परफॉर्म्ड हो सकता है, या तो ये दो ही दे रखे हैं आपको। ऑप्शन आपको दे रखा है, परफॉर्म टेम्पररी, सेरेमनी टेम्पररी, सेरेमनी परफॉर्म्ड, परफॉर्म्ड सेरेमनी। तो ब्राइडल सेरेमनी होता है, पहले तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा। ऑफ माई डॉटर विल बी परफॉर्म्ड ऑन 10th दिसंबर, क्योंकि टेम्पररी तो बिल्कुल यूज़ नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, ग्रामर के। आपको दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक वाला पार्ट ही दोबारा से, शी वेंट डैश द पार्क डैश अ वॉक। तो शी वेंट फॉर द पार्क टू अ वॉक होगा, टू द पार्क विद अ वॉक होगा, टू द पार्क ऑन अ वॉक होगा या टू द पार्क फॉर अ वॉक होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। शी वेंट द पार्क, शी वेंट टू द पार्क फॉर अ वॉक। चलिए, तो ग्रामर का पार्ट हमने खत्म कर दिया, अब लिटरेचर पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 तक हमने पिछले वाले जो है पार्ट में कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 14 हम स्टार्ट कर रहे हैं। 40 क्वेश्चन है कि द रेप ऑफ लेसरस इज रिटन बाय पॉप, शेक्सपियर, मार्लोव या ड्राइडेन। तो ये लिखी थी शेक्सपियर ने, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, जॉन मिल्टन वाज बोर्न इन, कहाँ पे उनका जन्म हुआ था जॉन मिल्टन का? स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन, ब्रैड स्ट्रीट या ऑल्ड विंकल, ऑल सेंट्स या जेनेवा में। तो इनका हुआ था ब्रैड स्ट्रीट में, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। हु वाज द थर्ड वाइफ ऑफ मिल्टन, मिल्टन की तीसरी बीवी कौन थी? ठीक है, तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, मैरी पॉवेल, कैथरीन वुडॉक, एलिजाबेथ मिंशेल या एलिजाबेथ बेनेट। तो इसमें ज़्यादातर कन्फ्यूज़न बच्चों को ये होती है, पता तो होता है इसका आंसर, बट कन्फ्यूज़न ये हो जाती है कि कौन सा होगा। ठीक है, तो पहले तो हम ये बता देते हैं कि इनका जो है एलिजाबेथ जो है वो थर्ड वाइफ नहीं थी। ठीक है, तो थर्ड वाइफ जो थी वो कैथरीन बनी थी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ज़्यादातर बच्चे एलिजाबेथ में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्योंकि एक जैसा नाम दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि मिल्टन बिकेम ब्लाइंड इन द ईयर, किस साल में मिल्टन जो है वो अंधा हो गया था? तो ऑप्शन नंबर
आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं 43, 1643, 1653, 1663 या 1673। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 2, 1653 में ब्लाइंड हो गया था वो उसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है पैराडाइज लॉस्ट किसने लिखी थी? इज रिटन बाय जॉन मिल्टन, होमर, वर्जिल, स्पेंसर। तो ये जॉन मिल्टन ने लिखी थी, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 45 पे आते हैं। पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड कब हुई थी वो? तो 1647 में हुई थी, 57 में हुई थी, 67 में हुई थी या 71 में हुई थी। तो पैराडाइज लॉस्ट जो है वो 1667 में पब्लिश हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है रोमांटिक एज इज ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ पॉप, एज ऑफ जॉनसन, एज ऑफ ड्राइडेन या एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। तो रोमांटिक एज जो होती है ना, वो एज ऑफ वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम इसकी बात करें तो 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है रोमांटिसिज्म स्टैंड्स फॉर रेगुलेशन, अथॉरिटी, इनफॉर्मेलिटी या रेजिमेंटेशन। तो ऑप्शन नंबर अगर हम इसकी बात करें 3 इनफॉर्मेलिटी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि हु गेव द रोमांटिक पीरियड द टाइटल ऑफ द रीनेसेंस ऑफ वंडर इन पोएट्री? विलियम वर्ड्सवर्थ, प्रोफेसर हफोर्ड, थियोडोर वॉट्स या विलियम शेक्सपियर। तो इसका अगर हम बात करें तो थियोडोर वॉट्स ने ये कहा था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। बायरन इज अ, बायरन कौन है, कौन था? रोमांटिसिस्ट, क्लासिसिस्ट, रैशनलिस्ट या मेथडिस्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास 9th में भी आता है यहाँ पर अगर आप पढ़ाते हो तो ये कब स्टार्ट हुआ था? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं 1739, 49, 79 में या 89 में। तो ये 89 में हुआ था, 1789 में, ठीक है। सैमसन एगोनिस्टेस इज रिटन बाय मिल्टन, शेक्सपियर, आर्नोल्ड या डोने। तो इसका ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें मिल्टन ने लिखी थी, 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है सैमसन एगोनिस्टेस केम इनटू फेम इन, ये कब आई थी, ठीक है, यानी ये चर्चित कब हुई थी? 1653 को, 63 को, 71 को या 73 को हुई थी? तो ये हुई थी 1671 को, ये थोड़ी सी चर्चा में आई थी। नेक्स्ट टाइम मिल्टन डाइड इन, मिल्टन का देहांत कब हुआ था, वो कब मरा था? तो मिल्टन जो मरा था वो मरा था 1674 को। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 54 के ऊपर। तो 54 में आपको बोल रखा है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी इज अ वर्क बाय मिल्टन, शेक्सपियर, ड्राइडेन या स्पेंसर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, मिल्टन का वर्क है। ली एलिग्रो इज रिटन बाय, ली एलिग्रो किसने लिखी थी, ठीक है। तो मिल्टन ने लिखी थी, आर्नोल्ड ने लिखी थी, शेली ने लिखी थी या कीट्स ने लिखी थी? तो ली एलिग्रो लिखी थी मिल्टन ने। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।